लिए मेरे ख्याल से आप तुम लोग ना स्कूल का जला रखते हो। बातचीत नहीं करो। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे आज, ठीक है। मेरे को ये बताओ, मुकेश बताएगा इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलिसिस। टाइम पास किए थे, बोलो। जोर से। इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलिसिस। प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं और जो सब्सटेंस अपने आयंस में डिवाइड होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। सही है कि गलत है विद्या। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलिसिस। क्या ब्रेक होता है। ब्रेक डांस भी होता है आपको। दीप्ति, When electric current is passed through any substance, then it dissociated into ions. Such substance is called electrolyte, or this process is called the electrolysis. ठीक। समझ में। ब्रेक होता है आयंस में, उसको आयनाइजेशन भी बोलते हैं, डिसोसिएशन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलिसिस कब बोलेंगे, जब उसमें क्या पास करेंगे, करंट। अगर किसी सब्सटेंस में हम लोग करंट पास करते हैं और करंट पास करने के कारण वो सब्सटेंस अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है, ठीक है। अब फैराडे नेम्ड साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोलाइट को समझाने के लिए या इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए दो लॉ दिए। उस लॉस को अपन क्या बोलते हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मींस फैराडे नेम्ड साइंटिस्ट, फैराडे नेम्ड साइंटिस्ट gave two laws to explain the process of इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस को समझाने के लिए फैराडे नेम्ड साइंटिस्ट ने दो लॉज दिए या लॉज दिए। उन लॉ को अपन क्या बोलते हैं, फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। उनका जो फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ क्या था, द मास ऑफ आयंस डिपोजिटेड in any electrode depends upon the amount of charge given to it। पहला लॉ क्या था उनका, कि अगर एक बीकर ले लें और उस बीकर में हम लोग एक इलेक्ट्रोड लगा के करंट को पास करें, एक बीकर ले लें और उस बीकर में एक इलेक्ट्रोड लगा के करंट को पास करें, तो वो सब्सटेंस अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। और डिसोसिएट होने के बाद उसके जो आयंस रहेंगे वो इलेक्ट्रोड में चिपकने लगेंगे, डिपॉजिट होने लगेंगे। और डिपॉजिट होंगे तो उतना ही आयन डिपॉजिट होगा जितना उसमें क्या फ्लो किया जा रहा है, चार्ज। मतलब मास ऑफ आयंस m, मास ऑफ आयंस को किससे डिनोट करेंगे, n डिपॉजिटेड। और कितना चार्ज फ्लो कर रहे हैं मान के चलते हैं q, चार्ज गिवन टू इट, चार्ज गिवन टू इट कितना है मान के चलते हैं q है। तो फैराडे का पहला लॉ ये बोलता है कि मास डिपेंड करता है किस पर, चार्ज पर। मास किस पर डिपेंड करता है, चार्ज पर। मतलब अगर हम एक बीकर ले और उस बीकर में एक मेटल का सॉल्यूशन को डिप कर दे, डाल दे, और डालने के बाद उसी मेटल का अगर एक इलेक्ट्रोड लगा के उस पर करंट पास करें, तो इसमें होगा क्या,
ये सॉल्यूशन अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा, सॉल्यूशन अपने आयंस में ब्रेक होगा और कोई सा आयन इसमें क्या होने लग जाएगा, चिपकने लग जाएगा, डिपोजिट होने लग जाएगा। जब डिपोजिट होने लगेगा तो डिपोजिट होने के कारण क्या होगा, ये जो मास ऑफ आयन डिपोजिटेड है वो m हो गया, इस पे जो चार्ज फ्लो कर रहे हैं वो कितना हो गया, q हो गया। तो फैराडे का पहला लॉ बोलता है m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। ये वाला साइन हटेगा तो क्या लगेगा, m इज इक्वल टू जेड क्यू, जहां पर जेड किस चीज को बताता है, कांस्टेंट, किसको बताएगा, कांस्टेंट। क्लियर है यहाँ पर। बट करंट इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। करंट इज इक्वल टू क्या जानते हैं, चार्ज अपॉन टाइम जानते हैं। तो चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट इनटू टाइम। कितना हो जाएगा, करंट इनटू टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो चार्ज की जगह में हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू जेड आई। ये था फैराडे का पहला लॉ, क्या था, m इज इक्वल टू जेड आई। क्योंकि चार्ज की वैल्यू निकालना थोड़ा टफ है, लेकिन इसको आसानी से निकाल सकते हैं, करंट को। कैसे निकाल सकते हैं, 1 एम्पियर का करंट, 2 एम्पियर का करंट, 5 एम्पियर मेजर किया जा सकता है। चार्ज को मेजर करने के लिए कोई भी डिवाइस नहीं बना, सिर्फ उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन करंट को क्या किया जा सकता है, डिवाइस के हेल्प से मेजर किया जा सकता है। दूसरा चीज, टाइम को भी मेजर कर सकते हैं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट। इसीलिए क्यू की जगह हम लोग फार्मूला में किसका यूज कर रहे हैं, आईटी का। डिफरेंस समझ में आया। थ्योरी में चार्ज है लेकिन यूज क्या होता है, आईटी। क्यों, क्योंकि आई और टी को मेजर किया जा सकता है, लेकिन किसको मेजर नहीं किया जा सकता, क्यू को। क्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक, पॉज करो, नोट करो। हम लोग डिफरेंट बीकर्स लेंगे, क्या लेंगे, डिफरेंट बीकर्स लेंगे, और सभी बीकर्स में डिफरेंट हम लोग सॉल्यूशन रखेंगे। सभी बीकर्स में डिफरेंट सॉल्यूशन रखेंगे, और सभी बीकर में डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे। सभी बीकर्स में क्या लगा दे, डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स लगा दे, और इस सभी बीकर में हम लोग सेम अमाउंट का करंट सेम टाइम के लिए फ्लो करेंगे। क्लियर है। फिर से हम लोग 3 अलग बीकर लेंगे, 3 लो, 10 लो, 25 लो, 50 लो, जितना भी लो, कम से कम 2 या 3 लेना है समझने के लिए। 3 अलग बीकर लेंगे, तीनों बीकर में अलग मेटल का सॉल्यूशन डाल देंगे, अलग इलेक्ट्रोड लगा देंगे। क्या अलग हुआ, बीकर, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोड। फिर तीनों बीकर में सेम अमाउंट का करंट सेम टाइम के लिए फ्लो करेंगे, मतलब 5 एम्पियर का करंट तीनों में फ्लो करेंगे 10 सेकंड के लिए, एग्जांपल के लिए। मतलब तीनों में करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम, और टाइम क्या होना चाहिए, सेम। जब सेम अमाउंट का करंट सेम टाइम के लिए फ्लो करेंगे तो सब अपने आयंस में टूट जाएगा। इसमें जो आयंस डिपोजिटेड होंगे उनका मास क्या होगा, m1। इसमें जो आयंस डिपोजिटेड होंगे उनका मास क्या होगा, m2। इसमें जो मास डिपोजिट होगा आयंस का, उसका मास क्या होगा, m3। क्यों अलग होगा, क्योंकि अलग मेटल का इलेक्ट्रोड है, किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, किसी में रेजिस्टेंस कम रहेगा, ये भी हो सकता है। अलग मेटल का सॉल्यूशन है, कोई आसानी से आयंस में टूट जाएगा, किसी को टूटने में ज्यादा समय लगेगा। तो जो आसानी से टूटेगा जल्दी क्या होने लगेगा, चिपकने लगेगा। जो लेट से टूटेगा वो धीरे चिपकने लगेगा। तो डबल फैक्टर वर्क किया। पहला, तीनों इलेक्ट्रोड अलग है तो रेजिस्टेंस अलग होगा, रेजिस्टेंस अलग होगा तो करंट अलग ट्रांसफर होगा। दूसरा, मेटल का आयन अलग है तो कोई जल्दी टूट जाएगा, जल्दी चिपकेगा, कोई लेट से टूटेगा तो धीरे चिपकेगा। तो तीनों में जो मास रहेगा आयंस के डिपोजिट होने का वो अलग रहेगा, तो मास अलग हो गया। तो इसका जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, एक टॉपिक याद रखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। पहले सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कितना है मान के चलते हैं E1, दूसरे सॉल्यूशन का कितना है E2, तीसरे सॉल्यूशन का कितना है मान के चलते हैं E3। अब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, ठीक। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसी भी सॉल्यूशन की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उसको आयंस में तोड़ने के लिए हेल्पफुल होती है। फिर से
इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसी भी सॉल्यूशन की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उसको आयंस में ब्रेक होने में क्या करती है, हेल्प करती है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है। जैसे डिस्टेंपर देख लो, डिस्टेंपर में छोटा सा टोनर मिलाया जाता है जब उसको पेंटिंग करना रहता है तो उसको छोड़ो। वार्निश देख लो, वार्निश को डायरेक्ट यूज नहीं करते, तारपीन का तेल डालते हैं और तेल को डाल के उसको मिक्स करते हैं जिसकी वजह से वो चिपकने के लायक बनता है। अगर नॉर्मली वार्निश को तुम लोग रगड़ने बैठ जाओगे तो तुम्हारा ब्रश टूट के बाहर निकल जाएगा, उतना वो कड़ा रहता है। तो वार्निश को क्या फ्लेक्सिबल बनाने के लिए उसमें टारपीन का तेल डाल के उसको स्टीर किया जाता है, धोला जाता है, सेक किया जाता है। तो उसी तरीके से किसी भी सॉल्यूशन को आयंस में ब्रेक करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को आयंस में ब्रेक होने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो मान के चलते हैं इसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट E1 है, इसका E2 है, इसका E3 है। तो फैराडे का सेकंड लॉ बोलता है कि सेम अमाउंट ऑफ करंट is passed for same time in two or more than two different electrodes, then the ratio of masses deposited in electrodes is always equal to the ratio of electrochemical equivalent ये है हमारा सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या बोलता है कि अगर अलग अलग बीकर में अलग अलग इलेक्ट्रोड में सेम अमाउंट का करंट सेम टाइम के लिए फ्लो किया जाए तो जितना मास डिपॉजिट होगा उस मास का जो रेशियो होगा, उस मास का क्या होगा, रेशियो होगा, वो रेशियो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के रेशियो के क्या होगा, इक्वल होगा। डेस कर देना, इसको भी डेस कर देना। क्लियर है यहाँ पर तक? चलो पॉज करो, नोट करो। कोरोजन क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो, कोरोजन क्या हो बता दीवानी, जोर से बोलना, खुद बोल के खुद नहीं सुनना। जंग लगना होता है कोरोजन तो नहीं पता है कि नहीं पढ़े? चल भाई कुलदीप, क्या मैं आ रहा हूँ तेरे पास, तेरे को कोरोजन मैं करूँगा। दोनों को मारूंगा, याद रख लेना। बाकी तो कोई नहीं पढ़े है मेरे पास, तुम दोनों पढ़े हो। अब बोलना, उसको भी लेके जाना है, जाएगा अभी नहीं जा रहे। मारूंगा, दोनों को याद रखिए। कोई सा भी सब्सटेंस लेते हैं, उस सब्सटेंस को
एयर, मॉइस्चर या इम्प्यूरिटीज के प्रेजेंस में रख दिया जाता है। किसके किसके प्रेजेंस में? एयर, मॉइस्चर या इम्प्यूरिटीज के प्रेजेंस में रख दिया जाता है। और एयर, मॉइस्चर या इम्प्यूरिटीज के प्रेजेंस में रखने के कारण अगर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? डेटरेट्स हो जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? डेटरेट्स हो जाती है, खराब हो जाती है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है। When any substance comes in the presence of air, moisture or impurities, its physical and chemical properties changes. Deteriorates मतलब खराब होना, चेंज होना। और जब वो सडन चेंज हो जाता है, एकाएक उसमें परिवर्तन दिखाई देने लग जाता है इन तीनों के प्रेजेंस के कारण, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कोरोजन। ठीक, जिसका एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना लोहे में। क्या लगभग बोली थी? क्लियर है ये कोरोजन? कोरोजन क्या होता है? जैसे ये एक सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस अगर किसके प्रेजेंस में आ जाएगा? एयर, मॉइस्चर या इम्प्यूरिटीज। एयर मतलब ऑक्सीजन होता है। एयर मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। मॉइस्चर मतलब क्या होता है? वाटर वेपर। मॉइस्चर मतलब क्या होता है? वाटर वेपर, वाटर नहीं ना। ठीक, और किसके प्रेजेंस में आ जाएगा? इम्प्यूरिटीज। इम्प्यूरिटीज मतलब धूल, धक्कड़, ये सब चीज। अगर इन तीनों के किसी भी प्रेजेंस में आता है और प्रेजेंस में आने के कारण अगर किसी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है। क्लियर है? यहाँ मतलब कोरोजन का बेस्ट और सिंपलेस्ट एग्जांपल कौन सा है? रस्टिंग ऑफ आयरन। इसके अलावा कल तुम लोगों को 10 एग्जांपल लिख के लाना है रफ कॉपी में। रस्टिंग ऑफ आयरन को छोड़ दो, चाहे तुम इंटरनेट से खोजो, 9 हुआ तो कल मारूंगा, कम से कम 10। तो 20 भी लिख सकते हो, 30 भी लिख सकते हो, लेकिन 10 मिनिमम लिख के लाना है। एक और बता देता हूँ, जिससे एक और तुम लोग को ढूंढना पड़ेगा। क्या? चांदी और सोने के कलर का चेंज हो जाना। चांदी का जो कलर रहता है वो काला हो जाता है, सोने का कलर रहता है जो काला या भूरा हो जाता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? कोरोजन का एग्जाम्पल है। ठीक, समझ में आया? चलो पॉज कर दो।